पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राज्य में 7 दिवसीय राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम किए गए रद्द। 7 दिनों तक आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। खटीमा आवास पर सीएम धामी ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया याद। कहा, देश की आर्थिक नीति को नई दिशा देने में निभाया अहम योगदान। खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम धामी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से भी सीएम ने की मुलाकात। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के भी दिए आदेश। ईडी ने हरक सिंह की पत्नी दीप्ति से की पूछताछ। करीबी लक्ष्मी राणा से भी किए गए सवाल। जमीन धोखाधड़ी, मनी ट्रेल छापों से संबंधित दस्तावेजों को लेकर हुए सवाल जवाब। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। ईडी ने हरक सिंह रावत की पत्नी से की है पूछताछ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दीप्ति रावत से पूछताछ की गई है और करीबी लक्ष्मी राणा से भी किए गए हैं सवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरक सिंह की पत्नी से भी पूछताछ की गई है। पेड़ के अवैध कटान निर्माण के मामले में पूछताछ की गई है। जमीन धोखाधड़ी, मनी ट्रेल छापों से संबंधित दस्तावेज को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। 6 घंटे से ज्यादा समय तक ईडी ने दोनों से की पूछताछ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति से और करीबी लक्ष्मी राणा से भी पूछताछ ईडी ने की है। खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का लोहिया हेड स्थित गेस्ट हाउस पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है और साथ ही अपनी समस्याओं से उनको अवगत भी कराया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री लोहिया हेड स्थित हेलीपैड से अपने आगामी कार्यक्रम के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम धामी ने लिखा है कि साधारण पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई अहम पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। भारतीय आर्थिकी नीति को नई दिशा देने का उनका योगदान सराहनीय रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मनमोहन सिंह के निधन को राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उन्होंने एक सम्मानित अर्थशास्त्री के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सरकार के कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी और हमारी आर्थिक नीति पर गहरी छाप भी छोड़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके निधन से सभी लोग स्तब्ध हैं, शोकाकुल हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक सुधार का काम किया, चाहे वित्त मंत्री के रूप में, चाहे फिर प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया वो हमेशा याद आएंगे। और सरलता के साथ, कुशलता के साथ और एक मर्यादित आचरण के साथ जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, वो हमेशा हम सबके लिए बहुत ही स्मरण में आते रहेंगे। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और पूरे उत्तराखंड की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ओम शांति। उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा। राजकीय शोक 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। साथ ही
साथ ऐसे स्थल जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराए जाते हैं, उन स्थलों पर भी 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण कर समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। चीफ जस्टिस का उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित समेत सभी न्यायमूर्तियों और वकीलों ने स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लंबित पड़े केसों की सुनवाई में तेजी आने के साथ ही लोगों को न्यायालय में न्याय भी मिलेगा। Let us not have opinions in the public. Opinions are opinions in the courtrooms. Thank you. उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए हमारे चीफ जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र जी, जो आंध्र प्रदेश में सीनियर जज थे, कल उनका ओथ सेरेमनी देहरादून राजभवन में हुआ था। आज यहाँ फुल कोर्ट में उनका हमने बार की तरफ से स्वागत किया। हमें आशा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो भी डिले और इन केसेस और जो भी सिस्टम में जो कमियां चल रही हैं, हमें आशा है कि नरेंद्र जी के आने के बाद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम वो अच्छा वर्क करेगा और वादकारियों को न्याय मिल पाएगा और हाई कोर्ट बार और बेंच की जो स्थिति है वो आपस में ठीक रहेगी, ये आशा। देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें चुनाव समिति के सदस्यों ने गहनता से मंथन किया है। बैठक खत्म होने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया है कि नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों और निगम महापौर के नामों की संस्तुति के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी हो जाएगी। सभी के साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव समिति है वो आज बैठी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के साथ बैठक में जुड़े हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी और सह प्रभारी रेखा जी भी बैठक में रही हैं और सब लोगों में चुनाव को लेकर हमारी जो सभी नगर निगम की सीटें हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं, उनको लेकर विस्तृत चर्चा सब लोगों के बीच में हुई है और लगातार पिछले 3-4 दिन से, और मैं ये कहूँ कि पिछले कई दिनों से एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी, क्योंकि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है और तमाम नगर निगम के क्षेत्रों में जाके, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में जाके बहुत विस्तृत स्तर पर कई हजार कार्यकर्ताओं से बातचीत के उपरांत कुछ नाम जो आए हैं उन लोगों पर चर्चा हुई है। बैठक में भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के नामों के चर्चा के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव में हमको आगे जाना है उस पर भी चर्चा हुई। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस बार उत्तराखंड के साहसिक खेलों की झलक दिखाई देगी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए उत्तराखंड की साहसिक खेल पर आधारित झांकी का चयन किया गया है। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किए जाने वाली झांकी में उत्तराखंड राज्य साहसिक खेल यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स का चयन कर लिया गया है। ये जानकारी देते हुए महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया है कि माह अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्रालय के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति को कुल 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने प्रस्ताव भेजे थे। बैठकों में नोडल अधिकारी और संयुक्त सूचना निदेशक KS चौहान ने विशेषज्ञ समिति के सामने उत्तराखंड राज्य की झांकी के डिजाइन, मॉडल और संगीत का प्रस्तुतिकरण किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य की झांकी के डिजाइन, मॉडल और संगीत को उत्कृष्ट पाए जाने के बाद चयन कर लिया है। उत्तराखंड राज्य की झांकी में इस बार झांकी में
प्रसिद्ध अपहरण आर्ट को बनाते हुए उत्तराखंड परिधान में महिला को भी दर्शाया गया है। साथ ही झांकी के मध्य और पिछले भाग में साहसिक खेलों जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे कई खेलों को भी दर्शाया गया है। केंद्र सरकार की बाहरी सहायतित योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए की धनराशि से ऋषि नगरी का विकास होगा। इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थाटकों को और पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर इंतजाम भी किए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। इसी के चलते पीएम मोदी ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेजी से बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे अन्य डेवलपमेंट होंगे। और स्वाभाविक तौर से ऋषिकेश विश्व की एक ऐसी प्रसिद्ध नगरी है जिसे योग नगरी के रूप में भी जानते हैं, योगा की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी जानते हैं। और जब इसका विकास होगा तो एक इसका स्वरूप बदलेगा, एक निश्चित रूप से तीर्थाटन हमारे यहाँ बढ़ेगा। आने वाले टाइम पे आप जानती हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ 462 करोड़ रुपए की अभी सीवरेज का काम चल रहा है, 100 करोड़ रुपए अभी और स्वीकृति हुई है जिसमें राफ्टिंग और इससे जुड़े हुए व्यवसाय के लिए उसमें काम होना है। यानी कि एक बहुत बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उत्तराखंड राज्य गठन से बाद से अब तक यानी 24 वर्षों में 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। बुधवार को ही नैनीताल के भीमताल में बस खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 24 लोग अस्पताल पहुंच गए। ये अलग बात है कि हादसे में लापरवाही के आरोप में सरकार ने नैनीताल परिक्षेत्र की मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल है कि सिर्फ निलंबन की कार्रवाई कर कब तक जिम्मेदार भागते रहेंगे। हादसे क्यों हो रहे हैं, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। 4 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई भीषण हादसे में 36 लोगों की मौत और उसके बाद देहरादून के ओएनजीसी में 11 नवंबर की रात हुए हादसे में 6 युवाओं की मौत के सदमे से उत्तराखंड और देश की जनता उबर भी नहीं पाई थी कि एक बार नैनीताल के भीमताल में फिर रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 24 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये अलग बात है कि अल्मोड़ा हादसे में पौड़ी अल्मोड़ा के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया था और अब नैनीताल परिक्षेत्र के मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन कई सवाल हैं जिसका जवाब जरूरी है। सभी घायलों को जो जरूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और जिनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है या जिनको उनको ले जाया जा रहा है। 2 यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन निगम यानी यूटीसी के पास 1345 से ज्यादा बसों का बेड़ा है और वह उनका संचालन करता है। इनमें से 950 बसें सीधे निगम के स्वामित्व में हैं, जबकि बाकी बेड़े में वोल्वो, जनरथ एसी, सीएनजी और कई डीजल बसें शामिल हैं, जिन्हें अनुबंध के तहत पर चलाया जाता है।
इधर राज्य सरकार ने 100 नई बसों को खरीदने की बात कही है, क्योंकि पुरानी बसों की इस बार दिल्ली में नो एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवाल परिवहन के पास कितनी बसें हैं या नहीं है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन जिस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, हमने पूरी तरीके से उसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आज सभी दुर्घटनाग्रस्त जो स्थल है और जहां पे हमारे जितने भी घायल हैं उन सभी से मिलकर आए हैं और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि सभी तरीके से जो हमारी परिवहन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर सही तरीके से हम लोग आगे जाएं। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ के कई इलाके आज भी बेहतर सड़क सुविधाओं के अभाव में हैं। ये कहने में कोई परेशानी नहीं। सरकार बेहतर सड़क का दावा तो करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे इलाकों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी है। कुछ इलाकों में आज भी जर्जर सड़कें हैं, जिसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। और इन सब के बीच इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि ज्यादातर नई बसें दिल्ली या दूसरे मार्गों पर चलती हैं और पुरानी बसों को पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पहाड़ में सड़क ठीक नहीं होने की वजह से हादसे हो रहे हैं या फिर बसों की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए हादसे हो रहे हैं। सभी बसों का जो है चेकअप टाइमली होता है, प्रॉपर तरीके से सारी मॉनिटरिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का भी संज्ञान लिया जा रहा है कि इस तरीके की जो गलतियां हो रही हैं वो किस तरफ से है और कहां उनको मजबूती से सही किया जाए। तो हमारी जो है पूरी सरकार संवेदनशील है और हम लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो ताकि कम से कम दुर्घटनाएँ हों और ना के बराबर हों। इस तरीके से व्यवस्था सरकार की ओर से की जाए। 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई और तब से लेकर अब तक कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर मार्गों पर सड़क किनारे गार्ड रेल नहीं लगाया गया, लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि कुछ हद तक इससे भी सड़क हादसों को रोका जा सकता है। इन सब के बीच सच्चाई यह भी है कि इस वर्ष नवंबर तक 1600 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। स्थिति यह है कि हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के लोगों की जान जा रही है। देखिए, बहुत चिंता की बात है। राज्य में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। राजधानी देहरादून में ही सड़क दुर्घटनाओं का अगर आप आंकड़ा देखें तो गिनती में नहीं आएगा। और जिस तरीके से अल्मोड़ा में बस हादसा हुआ था उसमें आप देखिए कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। कल भीमताल में जिस तरीके से सड़क दुर्घटना हुई है, 4 लोगों की जान चली गई है और ये हर दिन का सिलसिला है। और परिवहन विभाग जिसकी जिम्मेदारी है वो कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। आखिर गाड़ियों की फिटनेस को लेकर के विभाग गंभीर क्यों नहीं है? ड्राइवर किस हालत में गाड़ी चला रहा है इसकी मॉनिटरिंग आखिर कौन करेगा? सड़कों के हालात बहुत खराब हैं जो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं। तो यहाँ तो किसी की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नजर ही नहीं आ रही है। सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। कुछ आंकड़ों में यह बात सामने आई कि सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड के साथ रैश ड्राइविंग है। प्रदेश में हर साल लगभग 85% हादसे इसी कारण से हुए हैं। 9 माह के तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो इनमें लगभग 1750 मौतें हुई, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हुए। इनमें से सैकड़ों लोग सदा के लिए दिव्यांग हो चुके हैं। कहते हैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच यह है कि सड़क हादसों की बड़ी वजह मौसम, मानवीय भूल यानी लापरवाही और सड़कों का खस्ता हाल के साथ ही वाहनों की खस्ता हाल स्थिति भी है। लेकिन फिर भी न तो सरकार और न ही प्रशासन इस तरह ध्यान देता है। आंकड़े बताते हैं राज्य में पिछले 24 साल के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण करीब 20,000 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 5 साल में ही करीब 5,500 लोग सड़क हादसों के शिकार हुए हैं। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, क्योंकि सरकार की नजर में तो केवल आंकड़ेबाजी हो रही है, लेकिन जिसके परिवार का सदस्य जाता है आप उसके परिवार की पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी भरपाई असंभव है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए सरकार को विशेष अभियान चलाना चाहिए। इसके लिए नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, लिहाजा किसी भी बड़ी समस्याओं के लिए एक पार्टी या किसी एक नेता को जिम्मेदार कहीं से नहीं माना जा सकता है।
पहाड़ छोड़ देहरादून में बैठने वाली सरकार देहरादून से ही पहाड़ तक सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है और पहाड़ से पलायन होता रहा है, क्योंकि पहाड़ के लोगों को आधुनिक भारत में भी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। पहाड़ के लोगों ने अलग राज्य की मांग इस दिन को देखने के लिए नहीं की थी। यूपी से अलग राज्य की मांग इसलिए की गई थी ताकि इस पहाड़ी क्षेत्र का विकास हो पाए। पर पहाड़ की विकास की आशा आज भी पहाड़ जैसी है। कहने और सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या यह सच नहीं है? सियासत करने वालों ने प्रदेश की भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और अगर सच नहीं है तो मात्र 1.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश की स्थिति ऐसी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ज्योतिर्मठ में बर्फबारी के बाद सेब फल पट्टी के काश्तकार अपने बागानों में सेब के पेड़ों में के वृद्धि के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आने वाले सीजन में काश्तकारों को अच्छी सेब की पैदावार समेत सेब के पेड़ों को सभी पोषक तत्वों का पोषण शीतकाल में मिल सके। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आज फिर हिमपात होने से सेब फल पट्टी के काश्तकारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हालांकि जिले के काश्तकार पिछले साल पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल सेब के क्लेम का अभी तक लाभ नहीं मिलने से निराश नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में एक बार मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाके जैसे बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली, लोकपाल घाटी समेत लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर इस सीजन की तीसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों हो रही बर्फबारी के चलते जोशीमठ नगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं विंटर डेस्टिनेशन ओली में भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लगातार पर्यटक पहुंचते हुए भी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।